नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने अब अडानी के बाद एक और बड़ा खुलासा करने का दावा किया है, जिसके बाद चर्चा को और बढ़ा दिया गया है। खुलासा है, अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने कोरोना महामारी के दौरान पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया था। इतना ही नहीं, इसके लिए सरकार के साथ लॉबिंग भी की गई थी। इसमें कहा गया है कि जनवरी 2021 में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से कहा था कि सरकार को माइनिंग कंपनियों को नए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की मंजूरी के बिना 50% उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए। इससे देश में इकोनॉमिक रिकवरी की रफ्तार तेज हो सकती है और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2022 की शुरुआत में पर्यावरण मंत्रालय ने कई बैठकों के बाद सार्वजनिक सुनवाई के बिना ही माइनिंग कंपनियों को 50% तक उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी थी। रिपोर्ट में केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया है कि सरकार ने पर्यावरणविदों को भी चुप कराया। OCCRP ने एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि कोरोना काल के बाद से धमकी और सेंसरशिप भी बढ़ गई है। OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि पर्यावरण नियमों में ढील दिलवाना कंपनी का एकमात्र सफल लॉबिंग अभियान नहीं था। पिछले कुछ सालों में पर्यावरण कानूनों और नीतियों में कई बदलाव किए गए। हालांकि वेदांता ग्रुप ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया है। उत्तराखंड में दक्षिणपंथी समूह देवभूमि रक्षा अभियान के सदस्यों ने पिछले सप्ताह ऋषिकेश शहर में 2 मज़ारों को ध्वस्त करा दिया और कथित तौर पर अपने कृत्य को सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित किया। वीडियो सामने आने और वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अभी भी वीडियो में दिख रहे आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ की एक 9 सेकंड की क्लिप सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ वायरल है कि इसरो अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के बेंगलुरु कार्यालय का दौरा किया। वीडियो में एक शख्स को S सोमनाथ को शॉल देकर सम्मानित करते देखा जा सकता है। इस वीडियो को बड़ी संख्या में लोग शेयर कर रहे हैं। हालांकि ऑल्ट न्यूज के मुताबिक जो वीडियो ट्वीट शेयर किया जा रहा है वो वीडियो क्लिप जुलाई का है, हाल का नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि यह सम्मान NGO राष्ट्रोत्थान परिषद के कार्यालय में हुआ था, ना कि बेंगलुरु में RSS कार्यालय में। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह कार्यक्रम NGO द्वारा आयोजित किया गया था और सम्मान समारोह का स्थान राष्ट्रोत्थान परिषद के मुख्य कार्यालय चमराजपेट में था, जहां RSS नेता दत्तात्रेय होसबले ने उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। NGO के सदस्य वहां मौजूद थे और तस्वीरों में देखा जा सकता है। सूर्य से संबंधित जानकारियां एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला भारत का पहला सोलर मिशन शनिवार 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इसे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। इस जगह से यह सूर्य का अध्ययन करेगा। इस कारण इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मिशन को 2 सितंबर के दोपहर 11:50 पर श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। चांद पर अपना कदम रखने के बाद इसरो अब सूर्य से जुड़े मिशन को आगे बढ़ाने जा रहा है। इससे भारत को सूर्य से जुड़ी अहम जानकारियां मिलेंगी जो भविष्य के शोध की दशा और दिशा तय करेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन संबंधों की आलोचना करते हुए कहा है, यह विवाह की संस्था को नष्ट करने की सुव्यवस्थित योजना है। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशन देखने और सुनने में बहुत आकर्षित लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ऐसा लगने लगता है कि इस रिश्ते की कोई सामाजिक मान्यता नहीं है और ये जीवन भर नहीं चल सकता है। एक मामले के आरोपी को जमानत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की। न्यायाधीश ने आगे जोर दिया, विवाह संस्था किसी व्यक्ति को जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान करती है वो लिव इन रिलेशनशिप द्वारा कभी प्रदान नहीं की जाती। ये देखते हुए कि ऐसे संबंधों पर भारत में सामाजिक सहमति नहीं होती है जिसमें मुख्य रूप से मध्यम वर्ग शामिल है। पीठ ने कहा कि ऐसा मध्यम वर्ग ऐसी अलग महिलाओं को सामान्य रूप से नहीं देखता है। वो ऐसे रिश्ते से बाहर आने वाली महिला को सामान्य व्यक्ति नहीं मानते हैं। अपवाद के अलावा कोई भी परिवार स्वेच्छा से ऐसी महिला को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है। अदालतों में ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है जहां लिव इन रिलेशनशिप से बाहर आई महिला ने सामाजिक रूप से खराब व्यवहार के कारण आत्महत्या कर ली। जस्टिस सिद्धार्थ की बेंच ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि हमारे जैसे देश में नैतिकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर
मध्यम वर्ग है। अदालत ने अदनान को जमानत देते हुए मामले में ये टिप्पणियां की, जिसे 18 अप्रैल 2023 को अपने लिव इन पार्टनर से शादी करने के वादे से मुकरने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक मुंबई में पूरी होने के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, वो कहते हैं कि सीट का समझौता करेंगे एज फार एज पॉसिबल, यानी वो सहमति नहीं बना पा रहे हैं। ये घमंडी लोग हैं, घमंडी गठबंधन है, अपने घमंड से जो उठ नहीं पा रहे हैं वो जनता की क्या सेवा करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा, ये लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, ये तो पूरा फेल गठबंधन है। एकनाथ शिंदे जी ने ठीक ही कहा था कि ये इंडिया अलायंस अंडा अलायंस बन जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के प्रयासों पर सवाल उठाए। राहुल ने अपने बयान में कहा कि दुनिया का सुपर पावर इंग्लैंड कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया था, मोदी कैसे करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी सोचते हैं कि उनका और अडानी का रिश्ता कांग्रेस को मिटा देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा को डर लगता है। विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि एक देश एक चुनाव को लेकर शुरू हुई अटकल केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। अखिलेश यादव ने कहा, ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए तो हमसे ज़्यादा कौन खुश होगा। यूपी में क्या करेंगे वो लोग, अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा, ये केवल इंडिया की मीटिंग को भटकाने के लिए बोला गया है। यदि आपको याद होगा तो पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद बीजेपी नेता रविशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन को जवाब दिया है। रविशंकर ने कहा, यह तीसरी बैठक थी। इस बैठक में क्या आपको भारत का कोई विजन दिखा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? क्या देश की महिलाओं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस बात कही गई? सवाल उठाते हुए रविशंकर ने कहा, क्या देश के विकास की कोई रूपरेखा पेश की गई? रोड मैप तो छोड़िए, भारत को आतंकवाद के खतरे के बारे में कोई बात की गई? रविशंकर ने कहा, ये लोग भारत में विकल्प की तलाश में निकले हैं। इनकी पूरी कोशिश सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी को मन भर गाली दो। आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और टिप्पणियों में विकल्प की तलाश नहीं थी, कौन मोदी जी को कितना श्रापित कर सकता है इसकी प्रतिस्पर्धा थी। मुंबई में इंडिया गठबंधन बैठक के दूसरे दिन विपक्षी दलों के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी पर हमला तो किया ही, हालांकि इस बीच में ही वो भावुक हो गए। लालू प्रसाद यादव ने अपने भाषण में अपनी बेटी का जिक्र किया। लालू ने कहा कि मुझे मेरी बेटी ने एक नया जीवन दिया है, उसने मुझे अपनी किडनी दान दे दी है। मेरे शरीर के कितने ऑपरेशन हुए हैं ये मैं ही जानता हूँ। इसके बाद भी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं मोदी सरकार की तानाशाही के आगे झुकने वाला नहीं हूं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी को निशाने पर लिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी के लिए हिंदू पुनर्जागरण और हिंदुत्व चुनाव के बाद गैराज में रखे जाने वाला वाहन है। हम में से जो लोग इस सांस्कृतिक परिवर्तन को जारी रखना चाहते हैं और जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बीजेपी माइनस मोदी ही एकमात्र समाधान है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने मुंबई में बैठक के बाद कहा कि जहां तक संभव हो वो मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस मामले में गठबंधन की ओर से प्रस्ताव जारी किया गया है। गठबंधन ने आगामी लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने के लिए इंडिया की पार्टियों का संकल्प जारी किया है। इसने संकल्प में कहा है, हम इंडिया के दल विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ अपनी संबंधित संचार एवं मीडिया रणनीतियों और अभियानों का समन्वय करने का संकल्प लेते हैं। इंडिया ने प्रस्ताव में कहा है, हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसने आगे कहा कि हम इंडिया के सभी दल जनता की समस्याओं एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में जल्द से जल्द सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई है। इसके अलावा प्रचार प्रसार अभियान सहित कई मुद्दों पर फैसला लिया गया है। हालांकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी सामने नहीं आ पाया है। गठबंधन ने कहा है कि यह फॉर्मूला जल्द ही सामने आ जाएगा।
पिछले 2 दिनों से मुंबई में विचार मंथन कर रहे विपक्षी गठबंधन ने इसकी घोषणा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। विपक्षी इंडिया के समन्वय समिति में 14 अलग अलग दलों के नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें के.सी. वेणुगोपाल, शरद पवार, M.K. स्टालिन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, लल्लन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता शामिल किए गए हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के बाद शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये तीसरी बैठक है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, विरोधी डरे हुए हैं। हमने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हम तानाशाहों के खिलाफ लड़ेंगे। लड़ाई तेज होती जा रही है। हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने भयमुक्त भारत के लिए हाथ मिलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन की चाल का रोड मैप पेश करते हुए बताया, पटना में पहली बैठक एजेंडा तय करने के बारे में थी, फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। हम सब फिर मुंबई में मिल रहे हैं। हमारा लक्ष्य महंगाई बेरोजगारी से लड़ना है। मोदी 100 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम करते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी का कोई मतलब नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। मोदी कभी गरीबों के लिए काम नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि इंडिया ये सब रोकने के लिए जीत हासिल करेगा। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने कहा कि हम साथ नहीं थे और मोदी आगे बढ़ रहे थे। चूंकि हम साथ नहीं थे इसलिए देश को नुकसान हुआ। मैं शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि ये भारत जलाओ पार्टी है और ये सच हो रहा है। ये लोग हमारे बारे में झूठ फैलाकर सत्ता में आए। उन्होंने कहा, सीट साझा करना कोई समस्या नहीं होगी, भले ही हमें पीछे हटना पड़े, हम ऐसा करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो केंद्र में हैं वो हारेंगे। ये देश के इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इनका कोई ठिकाना नहीं, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, इसलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। नीतीश ने कहा कि मीडिया पर भी कब्जा कर लिया गया है, ये कम करते हैं और ज़्यादा छपते हैं, आप प्रेस वाले आज़ाद होंगे। नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा, अब हम सब एक हो गए हैं तो हमारे कामों का प्रचार करते रहिएगा। ये कोशिश करते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन हम सब मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब कहते रहते थे कि मिल जाइए, अब लोग सब मिल गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज 2 बहुत बड़े कदम उठाए गए। अगर इस मंच पर पार्टियां एकजुट हो गईं तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव है। हमारे सामने काम सबसे कुशल तरीके से साथ आने का है। एक समन्वय समिति का गठन और निर्णय ये सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया गठबंधन भाजपा को हरा दे। सीट बंटवारे पर चर्चा में तेजी लाना 2 कदम जरूरी है। प्रधानमंत्री और एक व्यवसायी के बीच की साठगांठ हर व्यक्ति के सामने है। मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन भाजपा को हरा देगा। इस गठबंधन में असली काम वो रिश्ते हैं जो इस गठबंधन के नेताओं के बीच बने हैं। पिछली 2 बैठकों ने तालमेल बनाने और ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हम सभी एक होकर काम करें। उन्होंने कहा, यहाँ मंच पर बैठे नेता देश के 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को आसानी से हरा देगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह गठबंधन 28 राजनीतिक दलों का नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है जो 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए शामिल हुए हैं। मौजूदा सरकार भारत की अब तक की सबसे भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है। हम पढ़ रहे हैं कि पीएम मोदी सरकार एक व्यक्ति को देश से पैसा बाहर ले जाने में मदद कर रही है। ये देखना दुखद है। उन्होंने कहा, ये लोग अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया जुड़ रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हमको तोड़ने में लगी हुई हैं। ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम में मनमुटाव है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि किसी से लड़ाई नहीं है। यहां कोई पद के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। अब संसद के विशेष सत्र बुलाने के बाद मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव पर पैनल भी बना दिया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को रिपोर्ट दी है कि सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो क्या विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर फैसला लिए जाने के पहले जो अटकलें लगाई जा रही थीं उसकी पक्की तैयारी है? ये सवाल इसलिए है कि सरकार के इस फैसले की खबर तब आई है जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि इस सत्र के लिए एजेंडा साफ नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पर फैसला लिया जा सकता है।
एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाए जाने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अभी तो कमेटी बनाई है, इतना घबराने की क्या जरूरत है। कमेटी बनाई है, फिर इसकी रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी, जब संसद में आएगा तो उस पर चर्चा होगी। जोशी बोले, हम दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र के हित में जो नई नई चीजें आती हैं उस पर चर्चा तो करनी चाहिए। चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।